जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉड और एरर को लेकर एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं टू द पॉइंट बोलूं, एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, क्या हमें एक रीजनेबल केयर और विजिलेंस के साथ काम करना है कि हमसे कोई गलती ना हो। बट हमारी रिपोर्ट कहीं भी ये प्रमाण नहीं देती कि ऑडिट के बाद कोई गलती नहीं बचेगी। हम जो कर सकते हैं, जितना अच्छे से कर सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रॉड और एरर को लेकर एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेकंड नंबर पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बेटा, कुछ बिंदुओं को जो शायद लास्ट मोमेंट में अचानक से पावर कट की वजह से चेंज हो गया था। इफ द फ्रॉड हैज बीन डिटेक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, यदि फ्रॉड आपकी ऑडिट के कंप्लीट होने के बाद डिटेक्ट होता है, इट कैन नॉट बी इटसेल्फ मीन दैट द ऑडिटर डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली। उसके बावजूद भी हम ये नहीं बोल सकते कि ऑडिटर ने अपने काम में कोई कमी छोड़ी है। हाँ, यदि उसके काम में कोई कमी छूटी है तब वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा नेग्लिजेंस को लेकर। If the auditor can prove that with the help of working papers, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल बस कर रहा हूँ बेटा, आने वाली क्लास में हम इसी को पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट के दौरान जो कुछ भी जानकारियां मुझे मिलती है उनको मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट में रख लेता हूँ, तो वही डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। उसी को मैं क्या बोलता हूँ, ऑडिट का वर्किंग पेपर। यदि मैं वर्किंग पेपर से ऐसा ऑडिटर ये प्रूफ कर देता हूँ दैट auditor has followed adequate procedure necessary for the purpose of conduct of an audit, ठीक है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। He cannot be held responsible for the non-detection of clearly concealed fraud and error, ठीक है। जिसको छुपाए गए फ्रॉड और एरर के लिए वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सी नंबर पॉइंट क्या बोलता है, इफ हाउएवर द सेम कैन नॉट बी प्रूव्ड एंड ही इज फाउंड नेग्लिजेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑडिट फंक्शन। आप लापरवाह थे अपने ऑडिट फंक्शन को करने के लिए दोस्तों। जब आप लापरवाह है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत खतरनाक है। एंड ही इज फाउंड नेग्लिजेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑडिट फंक्शन एंड ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और उसे क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है भाई साहब, यहां तक की बात समझ में आ चुकी। सर यदि वो कहीं से भी अपने कागजों से प्रूफ नहीं कर पा रहा है तो हम उसे नेग्लिजेंट मानेंगे, और जो वो नेग्लिजेंट है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी है। इट्स ओके। फटाफट देखिएगा थर्ड नंबर पॉइंट्स। इसी के बारे में डिस्कशन किया था बस मैंने। ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर बेस्ड ऑन लीगल डिसीजन, कुछ लीगल डिसीजन आए। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, टू वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्रॉन एज पर बुक्स ऑफ एंट्री। बुक्स ऑफ एंटिटी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं या नहीं बने हैं। द ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फेल्यूर टू डिस्क्लोज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी kept out of the books of account and concealed from him, which could not be known in the ordinary course of exercise of reasonable care and diligence। एक बात ध्यान सुनना बेटा, यदि कोई reasonable care और diligence के साथ यदि काम करने के बाद यदि आप कुछ चीज को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। However, it is the duty to check the books for finding out that the position as shown by the books of account is true and substantially correct। ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं, इसके लिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बुक्स एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रॉपर एग्जामिनेशन करें, प्रॉपर चेकिंग करें। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट, लीगल जजमेंट के आधार पर क्या हुआ है, टू वेरीफाई दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सहिबिट अ ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। The duty of auditor is not limited to mere verification of arithmetical accuracy। यहाँ पे बहुत बड़ी बात रखी गई जजमेंट में, क्या बोला कि भैया आप कैलकुलेशन तक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप ये बस कैलकुलेटर चला के टोटलिंग करने के लिए नहीं, उसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई ज्यादा है उससे। He must find out that these are substantially correct। आप जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, आप उनकी टोटलिंग मत करो, आप उनकी कैलकुलेशन मत करो, बल्कि आप तो ये देखिए कि वो सब्सटेंशियली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। Having regards to the accounting principle provision in article and the statute governing the business। किन बातों को देखकर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस जो हमारे एप्लीकेबल लॉ है और जो अकाउंटिंग के सिद्धांत है, उन सब चीजों को देखकर देखना है
कि क्या जो बुक्स आप जिनकी ऑडिट कर रहे हैं वो सब्सटेंशियली करेक्ट है या नहीं। देखिए 100% करेक्ट की बात नहीं की गई है, सब्सटेंशियल करेक्ट है या नहीं। To confirm that the management has not exceeded the financial administrative power vested in its by the article। अब ऑडिट के दौरान आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने दिए गए अधिकारों का, देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है कंपनी के। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम, प्लेस, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी की शेयर कैपिटल, कंपनी की सिचुएशन, ये सारी बातें उसमें होती है। बेटा मेमोरेंडम क्या है, आपका अंतरात्मा की बात करता है कि आपकी कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल वर्किंग की बात करता है। इंटरनल वर्किंग की संबंध में बातें गवर्न करता है कि आप अपनी डे टू डे फंक्शनिंग में किन किन वर्किंग को किस किस तरीके से करना पसंद करेंगे। इट्स ओके और नॉट, दो बातें समझ में आ गई। अब एक ऑडिटर को न केवल ऑडिट करके ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, बल्कि उसे ये भी देख लेना चाहिए कि भैया मैनेजमेंट ने किसी पावर का एक्सेसिव इस्तेमाल तो नहीं किया है, और बाय एनी स्पेसिफिक रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स रिकॉर्डेड एट अ जनरल मीटिंग आर्टिकल के द्वारा दिए गए पावरों का अति तो नहीं किया, अति इस्तेमाल तो नहीं किया है। डी नंबर पॉइंट, इन्वेस्टिगेट मैटर इन रिगार्ड टू विच हिज suspicion is aroused as to the result of the creation action on the part of servant of the company। ये पॉइंट अनदर, देखिए याद करना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अजीब सी बात लिखी गई है, बट ये कुछ केस लॉस के ऑब्जर्वेशन आए, कुछ लीगल जजमेंट के हिसाब से एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ प्रकाश डालने वाली बात है, सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। ट्रू एंड फॉल्स में आएंगी तो आप लिख देंगे, इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनना है। आपके लिए क्लैरिटी में एक जजमेंट ये आई है कि ऑडिटर को ऑडिट स्टार्ट करते हो ये संदेह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि मैं यहाँ फ्रॉड ढूंढने गया हूँ या इरेगुलरिटीज ढूंढने गया हूँ। हाँ, ड्यूरिंग द ऑडिट यदि उसे कहीं कोई संदेह लगता है यहाँ पे फ्रॉड और इरेगुलरिटीज है जो एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा समझी जा सकती है और उसने भी समझनी है और समझ के उसका निराकरण करना है, उसके बारे में रिपोर्टिंग करनी है। दिस इज बिकॉज His duty is verification, not primary detection of the fraud। हमारी ड्यूटी वेरिफिकेशन करने की, हमारी प्राइमरी ड्यूटी नहीं कि फ्रॉड को ढूंढे, हम फ्रॉड पकड़ने नहीं गए थे, हम वहाँ ऑडिट करने गए थे। हमने ऑडिट किया, वेरिफिकेशन किया, उसके दौरान हमें कहीं सस्पेक्शन लगता है कि हाँ फ्रॉड है, तो हम उसके लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ उसको विजिलेंट हो सकते हैं। उसके अलावा हमें बहुत ज्यादा डाउट्स के साथ ये सोच के नहीं जाना कि मैं फ्रॉड ढूंढने जा रहा हूँ, मैं शर्मा जी की ऑडिट करने जा रहा हूँ, नहीं शर्मा जी के फ्रॉड जितने वो ढूंढ के निकालूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ई पॉइंट, टू परफॉर्म हिज ड्यूटी बाय एक्सरसाइजिंग रीजनेबल स्किल एंड केयर, ये एक नई बात है आपके सामने। ये सब बातें बेटा पूरे ऑडिट में चलती रहेंगी। For the verification of the matters which are not capable of direct verification, the auditor can rely on what he believes to be honest statement of the management. He must however review the verification of assets by the company and not rely merely on the statement made by the persons appointed by the company। ये दो बातें ध्यान से सुनना। देखिए जो मुद्दे डायरेक्टली वेरीफाई हो सकते हैं उसके बारे में तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो मुद्दे आपके उस लायक नहीं, उसे डायरेक्ट वेरिफिकेशन किया जा सकता था। ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द व्हाट ही बिलीव्स टू बी ऑनेस्ट स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, वहां पर वो मैनेजमेंट के स्टेटमेंट पर विश्वास कर सकता है। ही मस्ट हाउएवर रिव्यू द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स बाय द कंपनी एंड नॉट मेयरली ऑन द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कंपनी। अच्छा एक बात बताओ, मैनेजमेंट की स्टेटमेंट देगा कौन? मैनेजमेंट का आदमी। मैनेजमेंट के आदमी को अपॉइंट किसने किया था? मैनेजमेंट ने ही। तो भैया मुझे मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स पर ही रिलाई नहीं करना है, ठीक है। रिव्यू द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, मुझे उसे रिव्यू करना है कि वो जो दे रहा है वो सही है या नहीं है। इट्स ओके दोस्तों।
ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकते हैं ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के रूप में बेस्ड ऑन लीगल डिसीजन। अब इसमें पांचों पॉइंट आपके दिमाग में आ चुके हैं। थैंक यू सर। बेटा अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये फ्रॉड से बाहर की बात है। अब मतलब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एक ऑडिट को गवर्न करते हैं? कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला प्रिंसिपल है बेटा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। हम किसी से बंधे हुए नहीं। ध्यान से सुनना बेटा, ये इन पॉइंट्स को एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना है, नहीं याद करने की कोशिश करना। The auditor should be straightforward, honest and sincere in his approach to his profession. अपने प्रोफेशनल काम को लेकर ऑडिटर को क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करने वाला होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। He should be fair and must not allow prejudice or bias to override his objectivity. He should be fair, उचित, must allow prejudice, must not allow prejudice or bias, किसी के प्रति पक्षपात ना करता हुआ, to override his objectivity। ठीक है। He should maintain an impartial attitude and both be and to be free of any interest which might be regarded, whatever its actual effect, as being incompatible with the integrity and objectivity। बहुत बड़ी बात लिख दी सी नंबर पॉइंट में, छोटा सा नहीं है। हमें एक इम्पार्शियल एटीट्यूड के साथ काम करना है और रहना और बनना, मटेरियल सिस्टम में फ्री होने की बात रखनी भी है, और बी एंड अपीयर, और लोगों को ऐसा लगे कि भैया आप इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करते हैं। ठीक है। बोथ बी एंड अपीयर टू बी फ्री ऑफ एनी इंटरेस्ट विच माइट बी रिगार्डेड, whatever its actual effect as being company with integrity and objectivity। कंपनी जब भी काम करेगी, कंपनी को ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी के साथ ही काम करना है। ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट में आपका पर्पस आ गया। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मैं आज आप लोग को एक ऐसी बात बता रहा हूँ, खबरदार आप किसी को नहीं बताओगे। तो क्या आप बताओगे क्या? नहीं सर, हम आपके विश्वास है कि हम आपकी बात किसी और को नहीं बताएंगे, इतना आप हम पे ट्रस्ट कीजिए। बेटा ऐसा ही कुछ ट्रस्ट एक ऑडिटर और एक ऑडिटी के बीच में होता है, क्योंकि आपको पता है आप जिसकी ऑडिट करने जा रहे हैं उसका नाम ऑडिटी, और आप जो ऑडिट करने जा रहे हैं आपका नाम ऑडिटर है। एक ऑडिटर एक ऑडिटी से ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द अदर एंगेजमेंट्स बहुत सारी जानकारी गैदर कर लेता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल हो जाते हैं, जिसका नियर फ्यूचर में मिसयूज हो सकता है, जिसका आने वाले नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है बेटा? मिसयूज। तो सरकार, अरे सरकार को छोड़ो, मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, आप बस इतना ध्यान रखो क्या कि आप ऐसा ऑडिटर जहां पर भी काम कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी। ठीक है। without specific authority or unless there is a legal or professional duty to disclose। कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर हम जल्दी से किसी कुछ भी नहीं देंगे, हम अप्पा चप्पा डब्बा हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी यदि कोई लीगल फोर्सफुली प्रयास करे तो आपको देना पड़ेगा, और यदि आप देने से मना कर रहे हैं तो न्यायालय से उसकी अनुमति भी देनी पड़ेगी। इट्स ओके। फिर से सुनिएगा बेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी, द ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क। आपको आपके काम के दौरान जो कुछ भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात या इंफॉर्मेशन मिली है आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उसकी रेपुटेशन बनाए रखेंगे।
He should not disclose any such information to third party without specific authority. जब तक उसे कोई कोर्ट या सम्मन के द्वारा ये ना पूछे जब तक वो उसकी जानकारी नहीं देगा. Without specific authority or unless there is a legal or professional duty to disclose. Without specific authority के बिना कहे आप वो जानकारी नहीं देंगे. और unless there is legal और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज. यदि गवर्नमेंट आपके पास कुछ ऑर्डर लेके आती है, कुछ जानकारी मांगती है, इसमें आपको बताना जरूरी है, तो फिर आपको तुरंत बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप बच जाएंगे. ठीक है भाई साहब, यहाँ तक की बात समझ में आई?